क्वेश्चन है प्लेट। प्लेट समझते हो ना, बर्तन। तो उसी तरीके से धरती का भी एक प्लेट होता है, ठीक है। अलग अलग प्लेटें होती है धरती में, तो वही धरती वाला यहाँ पर प्लेट बोला गया है, ज्योग्राफी। तो प्लेट विवर्तनिकी से क्या तात्पर्य है? पृथ्वी की प्रमुख प्लेटों तथा उनके वितरण को स्पष्ट कीजिए। यानी धरती में, पृथ्वी में जो भी खास प्लेटें हैं वो किस तरीके से बटे हुए हैं उसको आपको स्पष्ट करना है। तो समझते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट क्या आपका। अच्छा, इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है, याद रखिएगा प्लेट टेक्टोनिक्स। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी होंगे, तो उनके लिए मैं यहाँ पर बोल देना चाहता हूँ, इसको इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स बोला जाता है। बाकी आप हिंदी में समझिए, आप नोट से इंग्लिश में क्रिएट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको परिचय देना होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर ये चीज़ लिखा रहे कि क्या तात्पर्य है, वह सिद्धांत क्या है, उसके बारे में कुछ बताइए, तो सबसे पहले आपको परिचय देना होगा। उसके बाद इस तरीके से अंडरलाइन करना होगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ के नीचे से आपको लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर तो वैसा किया नहीं गया है, लेकिन आपको उसी तरीके से लिखना होगा। उसके बाद उनका परिचय देना होगा। परिचय में क्या दिया जाता है भाई, वो चीज़ जो है ना वो क्या है, उसके बारे में आप क्या जानते हो, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा जाता है। तो प्लेट वितरणिकी होता क्या है? तो एक सिद्धांत है, एक थ्योरी है, जिसके द्वारा हम लोग धरती में जो भी चीज़, जो भी घटनाएं होती है, भूकंप, ज्वालामुखी का फटना और भी वगैरह जो भी आपदाएं होती है जैसे सुनामी, या इसके अलावा जो भी चीज़ घटनाएं होती है, उन सभी घटनाओं को इस सिद्धांत के द्वारा बताया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो खैर जो भी है, अब हम लोग यहाँ पर इसके परिभाषा को देखते हैं। प्लेट वितरणिकी नवीनतम यानी नया है, यानी आज के टाइम का यह सिद्धांत है, आधुनिक सिद्धांत। बहुत सारे भी सिद्धांत है, ठीक है, लेकिन यह आधुनिक सिद्धांत है जो 1967 में मैकेंजी, साथ ही साथ पार्कर और मॉर्गन द्वारा दिया गया था। 1967 में इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन द्वारा दिया गया था। इसके अलावा और भी विद्वान थे, ठीक है, उनका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो इन सभी विद्वान द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया था 1967 में। प्लेट शब्द, प्लेट समझ रहे हो ना, ये जो यहाँ पर प्लेट है, ये वाला छोड़कर पहला वाला शब्द प्लेट। प्लेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले टूजी विल्सन ने किया था। देखिए, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग टूजी विल्सन ने किया था। प्लेट वितरणिकी को सिद्धांत के रूप में सबसे पहले मॉर्गन ने प्रस्तुत किया था। यानी प्लेट वितरणिकी को सिद्धांत के रूप में, थ्योरी के रूप में सबसे पहले मॉर्गन ने प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत की सहायता से हम भू आकृतियों यानी जमीन की जो बनावट है, आकृति है, कहीं पर पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं पर समुद्री क्षेत्र है, कहीं पर मैदानी क्षेत्र है, तो यही हो गया आपका भू आकृति। तो भू आकृतियाँ जैसे कि महाद्वीपीय, महाद्वीप समझते हो ना, चारों तरफ समुंदर है और एक जमीनी स्थल है, तो वो द्वीप हो गया, महाद्वीप हो गया। बड़े क्षेत्र में है तो एक महाद्वीप हो गया। इसकी उत्पत्ति, ये महाद्वीप बना कैसे, इसका उत्पत्ति हुआ कैसे? पर्वतों का निर्माण, जो पर्वत है, पहाड़ है, उनका निर्माण हुआ है। ये डायरेक्ट पृथ्वी ऐसे बनी नहीं है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। बिग बैंग थ्योरी में हमने क्या बताया था कि सबसे पहले पृथ्वी आग का गोला था, धीरे धीरे कई हजार लाखों साल वर्ष बीतते गए, उसके बाद फिर क्या हुआ, ये बर्फ के जैसा होने लगा। फिर तेजी से गर्मी बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते फिर ये बर्फ पिघलने लगा। पिघलने के साथ साथ फिर क्या हुआ, वातावरण में बदलाव हुआ, वनस्पति, पेड़ पौधे वगैरह होने लगे और बहुत सारे जीव भी यहाँ पर उत्पन्न होने लगे। तो इस तरीके से पृथ्वी अभी जिस तरीके से है उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं था, पहाड़ वगैरह भी नहीं था, धीरे धीरे इन सभी का निर्माण हुआ। तो कहने का मतलब है महाद्वीप कैसे बना, पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, भूकंप, ज्वालामुखी आदि जो भी रिलेटेड बातें हैं, इन सभी के संबंध के बारे में हम लोग व्याख्या करते हैं इसी सिद्धांत में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर समझते हैं कि भाई ये प्लेट वितरणिकी सिद्धांत है क्या। इनके बारे में तो हम लोग जान चुके हैं कि ये है क्या। अब इस सिद्धांत के बारे में देखिए, तो पृथ्वी का ऊपरी भाग, स्थल मंडल का निर्माण, जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है जहां पर आप बैठे हुए हो, ठीक है, वो ऊपरी भाग है पृथ्वी का, ठीक है, तो उसके निर्माण दृढ़ एवं कठोर चट्टानों से हुआ है। तो ऊपरी भाग जो है, जमीनी भाग है, उसका निर्माण, दृढ़ का मतलब भी होता है कठोर ही जैसा, ठीक है, नहीं बोलते दृढ़ संकल्प लीजिए, तो एक निश्चित संकल्प लीजिए। तो वही चीज है कि कठोर चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है ऊपरी भाग, जिसे प्लेट कहा जाता है। प्लेट का परिभाषा क्या है, तो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग स्थल मंडल है जिसका निर्माण कठोर चट्टानों से हुआ है, उसी को ही हम लोग प्लेट कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, स्थल मंडल में
क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल को सम्मिलित किया गया है। अब स्थल मंडल में ये क्रस्ट क्या है भाई, और ऊपरी मेंटल क्या है, जो भी आपका धरती है उसमें भी कई पार्ट्स है, तो उसमें भी जो आपका ऊपरी परत है उसको क्रस्ट बोला गया है। तो क्रस्ट से लेकर और जो आपका ऊपरी मेंटल है वहां तक को क्या बोला गया है, स्थल मंडल बोला गया है। उसके नीचे अगर आप आइएगा तो उसको बोला जाता है निचली मेंटल, और उसके और नीचे आइएगा तो वो एक निचली मेंटल होता है, लेकिन वो बहुत दुर्लभ मंडल होता है। उसको दुर्लभ मंडल भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पर तरल चीजें होती है, तरल पदार्थ होती है, या फिर बोला जाए कि धरती ही आपका तरल अवस्था में होती है। जैसे आप लोग खेत खलिहान में जाते हो तो होता क्या है, कीचड़ वगैरह जो आप देखे होंगे वो धूप से क्या होता है, सूख जाता है, और धूप से सूखने के बाद उसमें आप पैर रखिएगा तो ऊपर वाला पदार्थ आपको ठोस जैसा लगेगा, महसूस होगा, लेकिन जैसे ही आप उसमें ज्यादा जोर से दबाइएगा तो वो पैर अंदर घुस जाता है, अंदर से लिक्विड जैसा फॉर्म दिखने लगता है, निकलने लगता है। तो उसी तरीके से सबसे निचले भाग को बोला गया है दुर्लभ मंडल, और वह उसी तरीके से लिक्विड रूप में होता है। तो लिक्विड वाला चीज को हम लोग धरती थोड़ी ना बोलेंगे। तो कहां से कहां तक आपका रहता है स्थल मंडल, क्रस्ट से लेकर ऊपरी मेंटल तक, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, स्थल मंडल की मोटाई महाद्वीपों और महासागरों में अलग अलग होती है। अब जो स्थल मंडल है, ठीक है, स्थल मंडल अगर आपको ज्यादा टफ लग रहा है ना तो इतना समझिए कि जो धरती माटी है, धरती, जी हाँ धरती, जहां तक आप खुदाई करते हो तो वही आपका स्थल मंडल। उससे नीचे तो कभी कोई खुदाई किया ही नहीं, आज तक कोई मशीन ही नहीं है, लेकिन अगर कोई खुदाई कर दे तो समझिए मैग्मा निकलना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया ना। तो यहां पर यही चीज बोल रहा है कि स्थल मंडल की जो मोटाई है वह महाद्वीपों और महासागरों में अलग अलग होता है। महाद्वीप मतलब वो जमीनी इलाका है, और महासागर मतलब वो समुद्री इलाका है। तो समुद्री इलाके में क्या होता है, मोटाई कम होगी, और जो आपका महाद्वीप है वहां पर मोटाई ज्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पर इसकी मोटाई महासागरों में 5 किलोमीटर से 100 किलोमीटर होता है, और महाद्वीप भागों में इसका 200 किलोमीटर तक होता है। तो बोले ना पतला होगा, यानी 5 से लेकर 100 किलोमीटर आपका ये महासागरों में हो जाएगा, और 200 किलोमीटर तक आपका हो जाएगा ये महाद्वीपों में। स्थल मंडल एक क्रमबद्ध पट्टी में ना होकर कई प्लेटों में बटा हुआ है। स्थल मंडल जो है वो, यानी जो हमारी पृथ्वी है वो कई प्लेटों में बटी हुई है, और ये सभी प्लेटें स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के अधिक घनत्व वाले दुर्लभ मंडल पर अलग अलग दिशाओं में तैर रही है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर डर जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे भाई ये कैसे तैरेगा, जो पृथ्वी है वो कहीं ना कहीं अंदर वाला जो भाग है, जो अभी हमने बताया कि दुर्लभ मंडल जो है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे कीचड़ सूख जाता है तो कैसे आपको थोड़ा सा पैर दबाते समय वहां पर लगता है थोड़ा सा कि अंदर में लिक्विड फॉर्म में होगा, पैर घुस जाएगा, भले आप उस जगह पर खड़े हो जाते हो। तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं जो पृथ्वी है, स्थल मंडल है, वह उस तरल अवस्था में तैर रही है। जी हाँ, ये 100% सत्य है, तैर रही है। आपको बता दें जो हमारा भूपर्पट्टी है, ठीक है, उसका अलग अलग टुकड़ा होता है, अलग अलग भाग होता है, जो आपको आगे मैं बताऊंगा। वह कहीं ना कहीं एक साल में ट्रैवल करती है लगभग 1 सेंटीमीटर तक, ठीक है, 1 सेंटीमीटर तक वो खसकती है, फिसलती है। तो भाई वो जो प्लेटें हैं वो स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के अधिक घनत्व वाले दुर्लभता मंडल पर अलग अलग दिशाओं में तैर रही है। ये प्लेटें संवहन धाराओं के कारण ही तैरती है, जो मतलब जो लिक्विड फॉर्म में है उसका जो संवहन धारा है, संवहन धारा कहने का मतलब है वो जो कहीं ना कहीं इधर उधर लिक्विड फॉर्म में ट्रैवल करती होगी। अब उस पर प्लेट है तो भाई वो भी कहीं ना कहीं अपने दिशाओं में भी ट्रैवल करेगी, ठीक है। अब इतना स्पीड ट्रैवल नहीं होता, अब सोचिए ना यहाँ पर एक वर्ष में 1 सेंटीमीटर ही खिसकती है, तो किसी को खाक पता चलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सारी हरकत होती है, ठीक है। तो यही आपका क्या, आपका प्लेट वितरणिकी सिद्धांत। अब जैसे समझिए ये आपका नीचा जो है ये तरल अवस्था में है, यहाँ पर पृथ्वी का अलग अलग प्लेट है, ये एक प्लेट है, ठीक है, इसी तरीके से ये भी एक प्लेट है, ठीक है, इसी तरीके से ये भी प्लेट है। ये तीनों आपका प्लेट ही है, जो जिसको हम लोग बोल सकते हो स्थल मंडल, ठीक है। स्थल मंडल, स्थल मंडल यानी हमारी धरती, ये लिक्विड में नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये तीनों तैर रही है। तो अलग अलग जो प्लेट तैरती है ना, इसके कारण क्या होता है, किनारा उत्पन्न होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मार्जिन्स। इंग्लिश में हम उसे मार्जिन बोलते हैं, या फिर हिंदी में आप उसे किनारा भी बोल सकते हो। अलग अलग किनारा होता है। अब जैसे यहाँ पर ये जो प्लेट है इसमें अगर इस तरीके से किनारा होगा, इस तरीके से ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो लिक्विड फॉर्म में है ये यहाँ से निकलना चाहेगा। तो इसी तरीके से अलग अलग किनारों का निर्माण होता है, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वही चीज मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि प्लेट की गति के कारण उत्पन्न किनारे जो है, जैसे समस्त विवर्तनिकी घटनाएं जो होती है, अलग अलग घटनाएं होती है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी निकलता है, और ज्वालामुखी निकलने से बड़े बड़े पहाड़ों का भी निर्माण होता है। यहाँ तक जो हमारा हिमालय है वो भी कहीं ना कहीं इसी घटनाओं के कारण बना है।
तो कहने का तात्पर्य है, तो ये जो घटनाएं होती है वह प्लेटों के किनारों पर ही संपन्न होती है। आप ही बताइए, जो प्लेट है कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर उनका किनारा होगा तभी ना यहाँ पर उसका निर्माण होगा। अब यहाँ पर कोई किनारा ही नहीं है, ठीक है, इस तरीके से अगर रहे कोई किनारा नहीं है तो फिर वहाँ पर क्या ऐसी घटनाएं पॉसिबल है? यानी जो आपका विवर्तन की घटनाएं हैं, ज्वालामुखी निकलना, भूकंप आना या जो भी चीज़ होना, वो सारी घटनाएं पॉसिबल है? नहीं है। तो ये सारी घटनाएं प्लेटों के किनारे में संपन्न होती है और किनारे 3 प्रकार के होते हैं जो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। और पहला जो किनारा है, ध्यान से देखिएगा, उसको बोला जाता है अपसारी किनारा या फिर इसे इंग्लिश में बोला जाता है डाइवर्जेंट मार्जिन। आपको अलग अलग राइटर के बुक में अलग अलग नाम भी मेंशन होगा, तो उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, यही आपको लिखना है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अपसारी किनारा होता क्या है? तो देखिए यहाँ पर, इसे रचनात्मक किनारा या फिर फैलता किनारा भी कहते हैं। यहाँ नया स्थल मंडल बनता है। स्थल मंडल के बारे में मैंने पहले बताया था, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। स्थल मंडल का मतलब होता है धरती, जमीन, ठोस अवस्था में जो धरती है, जो आपका प्लेट है, उसी को ही स्थल मंडल बोला गया है। तो यहाँ नया स्थल मंडल बनता है, नई धरती बनती है या नया चीज बनता है, जैसे पहाड़ बन गया या फिर द्वीप बन गया, तो नए स्थल मंडल का निर्माण होता है इस अपसारी किनारे में। और इसे रचनात्मक किनारा या फिर फैलता किनारा भी कहा जाता है। यह समुद्री तल के फैलाव स्थल है, यह समुद्री तल में जो फैलते हैं स्थल वही है, ठीक है, वही स्थल यही चीज है। चढ़ती संवहनी धाराओं के परिणाम स्वरूप का कोई हिस्सा कमजोर क्षेत्र से अलग पड़ जाता है और बीच में क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। बीच में लंबी दरार, घाटी बन जाती है और यह बढ़ती चली जाती है और बाद में नीचे से मैग्मा से भरती जाती है। यह मैग्मा ठोस रूप धारण करके घाटी के फर्श पर नया भूपटल निर्माण करती है। इस पृथ्वीकरण या इस अलग होने की प्रक्रिया में यदि 2 सागरीय प्लेट हुए तो सागर तक फैल जाता है और यही महाद्वीपीय प्लेट हुए तो नए सागर की सृष्टि हो जाती है। अटलांटिक कटक, दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर कटक और चार्ल्सवर्थ कटक अपसरण की महत्वपूर्ण सीमा है जिनके सहारे ऐसी घटनाएं घटित होती है। समझिए ध्यान से, अगर आपकी मर्जी करे इसको रट्टा मार के याद कीजिए, नहीं तो आप समझिए, समझ कर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को ही आप एग्जाम में लिख पाओगे, रट्टा नहीं मार पाओगे। ये जो किनारा है ये क्या होता है? तो इस तरीके से ये किनारा होती है, ध्यान से समझिएगा। इधर मैंने लाइन इस तरीके से नहीं खींचा, इसका मतलब इधर किनारा नहीं है। देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है, जिस किनारा पर कमजोर अवस्था होती है उस जगह पर जो यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है, वह यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसका रीजन क्या है ध्यान से समझिएगा। इस किनारे में क्या होता है ना, ये इधर बल लगाता है, ठीक है, और ये इधर बल लगाता है, ठीक है। ये जो दोनों प्लेट है, प्लेट का जो किनारा है वो कहीं ना कहीं अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाते हैं और यहाँ से मैग्मा निकलना स्टार्ट होती है और ये चारों तरफ फैल जाती है और यही स्थल मंडल का निर्माण करता है। इसीलिए इसको रचनात्मक किनारा भी बोला गया है। तो इसी तरीके से ही यह अपसारी किनारा डिफाइन किया जा सकता है कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर देखिए दूसरे पॉइंट पर क्या आपका अभिसारी किनारा, जस्ट इसके अपोजिट वाला कार्यक्रम यहाँ पर होता है। इसे विनाशात्मक किनारा भी बोला जा सकता है। ऐसी सीमा उस अवस्था में होती है जब 2 प्लेट एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। यानी 2 प्लेट, उसमें क्या हो रहा था कि अगर इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखिए, इसको डिवाइड करें तो उस समय क्या हो रहा था कि अपोजिट डायरेक्शन में था दोनों प्लेट। उसमें क्या था, एक दूसरे के तरफ नहीं बढ़ रही थी, एक दूसरे के विपरीत जा रही थी। ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, लेकिन यहाँ पर सारा कंडीशन चेंज हो गया। यहाँ पर ये इसके तरफ जाएगा और ये भी इसी के तरफ जाएगा। यहाँ पर देखिए, जब 2 सागरीय प्लेट एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तो तेज चाल वाला प्लेट धीमी वाले प्लेट के अगले किनारे की नीचे चला जाता है। जो तेज वाला प्लेट है वह धीमे वाले प्लेट के अगले किनारे, ठीक है, जैसे कोई ये प्लेट जो है वह तेज है, ठीक है, ये प्लेट क्या आपका तेज है, तो तेज वाला जो प्लेट है वह धीमे वाले प्लेट के किनारे के नीचे चला जाता है, जिससे सागरीय स्थल मंडल खत्म हो जाता है। कुछ गहराई में जाकर नीचे गया हुआ प्लेट अधिक तापमान के कारण पिघलने लगता है। जैसे कि कोई प्लेट जो है जो आपका नीचे अवस्था में चला गया इस तरीके से, तो यह नीचे चला गया, इसका मतलब यह पिघलेगा टेम्परेचर के कारण, ठीक है, मैग्मा के कारण, और यह पिघलना स्टार्ट हो जाता है। प्लेट का वह पिघला हुआ अंश अपने निकलने की राह पाकर, मतलब वह निकलना चाहता है और निकलने की राह पाकर ज्वालामुखी के रूप में अभी सारी सीमा से अभी कुछ दूरी फूट पड़ते हैं। इसे द्वीपीय चाप या फिर त्वरण भी बोला जाता है। ये जो घटना होती है ना, ज्वालामुखी के रूप में अभी सारी सीमा के कुछ दूर ही में फूट जाती है, तो यही घटना को ही बोला जाता है द्वीपीय चाप या फिर त्वरण, ठीक है।
हवाई और आयरलैंड द्वीपीय इसके उदाहरण है। जो भी आपका आयरलैंड वगैरह है वह सारा इसी घटना के कारण ही बना हुआ है, इसके उदाहरण है। इसके अनेक मध्य सागरीय खाइयाँ भी बनी है और इसके कारण जो मध्य सागर की जो खाइयाँ है वह भी इसी घटना से ही बनी है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट ये आपका अभिसारी किनारा का। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, एक सागरीय और एक महाद्वीपीय प्लेट। तो इस स्थिति में अभिसारी प्लेटों के चलने में अधिक घनत्व वाला सागरीय प्लेट कम घनत्व वाले स्थलमंडलीय प्लेट के नीचे चला जाता है। वही चीज यहां पर मेंशन है जो मैंने आपको पहले पॉइंट पर बता दिया। और सागरीय खाइयां भी बनती है और साथ ही साथ तट के सहारे जो किनारा होता है वहां पर क्या होता है, निक्षेपित कहने का मतलब है वहां पर पेंदी में, निक्षेपित मतलब नीचे जमा हो जाना। ठीक है, अवसादों में वलन पड़ते हैं, मतलब नीचे अवसाद जमा हो जाते हैं और कुछ गहराई में जाने के बाद वह सागरीय प्लेट अधिक तापमान के कारण पिघलने लगती है तथा मैग्मा के रूप में महाद्वीपीय प्लेट से निकलने का प्रयास करता है। इसके फलस्वरूप सागरीय खाई से 200 से लेकर 250 किलोमीटर दूर तक ज्वालामुखी पहाड़ भी बन जाती है। राजकीय और एंडीज श्रेणियां इसके उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एक ही पॉइंट का यहाँ पर 3 प्रकार से पॉइंट है। ठीक है, अभिसारी किनारा, 2 महाद्वीपीय प्लेट। तो देखिए यहाँ पर जब 2 महाद्वीपीय प्लेट बढ़ते बढ़ते एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों प्लेटों के किनारों पर दबाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक सघन पदार्थ से निर्मित प्लेट कम सघन की जो प्लेट होती है वह कुछ अंश तक मैंटिल में चले जाता है। मैंटिल कहने का मतलब समझ में आया ना, जो आपका ऊपरी भाग में चला जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं इस तरीके से मतलब ऊपरी भाग में चला जाता है। इसमें प्रेशर डालते डालते कहीं ना कहीं ऊपरी भाग में चला जाता है। ये नीचे तो आपका लिक्विड है, ऊपर में ही ना मेंटिल है, तो वह ऊपरी भाग में चला जाता है और कुछ अंश अभिसरण क्षेत्र के सिरे पर मोड़कर पर्वत के रूप में वलित हो जाता है। वलित कहने का मतलब है इस तरीके से मुड़ा हुआ हो जाता है, इस तरीके से ऐसा लगता है जैसे पहाड़ का निर्माण हो रहा है। ठीक है, नीचे गया हुआ पदार्थ पिघलने लगता है और मैग्मा का रूप ले लेता है, जो बाहर निकलने का रास्ता मिलते ही पृथ्वी पर आ जाता है। जो आपका हिमालय पहाड़ है वह वलित पर्वतों का श्रेष्ठ उदाहरण है। जो आपका हिमालय पर्वत है इसी का उदाहरण है। ठीक है, श्रेष्ठ उदाहरण है, यानी बहुत ही विख्यात उदाहरण है, जो भारतीय एवं एशियाटिक प्लेटों के मध्य संकुचन से उत्पन्न हुआ है। देखिए जो आपको यहाँ पर लाइनें सिंपल सिंपल लग रही है, जो आपको समझ में आ रहा है वही पॉइंट डालना है, ज़्यादा टफ नहीं आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या आपका, रूपांतर भ्रंश किनारा। इसे संरक्षित किनारा भी बोला जाता है, जो पृथ्वी के गोलाकार रूप के कारण बन जाता है। पृथ्वी का जो आकार जो गोलाकार है उसी के कारण से ही यह किनारा बनता है। इसमें 2 प्लेट ना तो एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तथा ना ही एक दूसरे से अलग हटते हैं, बल्कि क्षैतिज रूप से एक दूसरे के पास से, क्षैतिज कहने का मतलब है इस तरीके से। ठीक है, ऊर्ध्वाधर कहने का मतलब इस तरीके से खड़ा। ठीक है, तो क्षैतिज रूप से एक दूसरे के पास से फिसलते हुए गुजरते रहते हैं। जैसे एक प्लेट है या फिर ये एक प्लेट है। ठीक है, समझिए यहाँ से यहाँ तक मैं इस प्लेट को दे रहा हूँ, तो ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, तो कहीं ना कहीं ये इधर फिसल रहा है, ये इधर फिसल रहा है, इस तरीके से फिसलते हुए गुजर जाते हैं। इस किनारे पर ना तो नए पदार्थ का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास वंश प्रणाली ऐसे ही किनारों का सर्वाधिक सक्रिय उदाहरण है। भूकंप का होना किंतु ज्वालामुखी ना के बराबर होना। भूकंप में क्या होता है, धरती हिलती है, लेकिन कहीं कहीं पर आप ऐसी भी भूकंप अवस्था देखेंगे जहां पर ज्वालामुखी नहीं उत्पन्न होती है, नहीं निकलती है, और ना के बराबर ये ज्वालामुखी का निकलना या ना होना किनारों की यह विशेषता होती है। मुख्य प्लेटें, स्थल मंडलीय प्लेटें की संख्या के बारे में विद्वानों के विभिन्न विभिन्न मत है। इस प्लेट के बारे में, यानी जो आपका मुख्य प्लेट है, अलग अलग प्लेट है, उन सभी के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तर्क दिए। कई विद्वानों ने कहा है कि यह जो प्लेटों की जो संख्या वह 10 है। दूसरे जो विद्वान है, जैसे यहाँ पर नाम मेंशन है, इसको भी जरूर लिखिएगा, एग्जाम में नंबर मिलते हैं। और कई विद्वानों ने बोला है कि 20 है, किन्होंने 100 भी बोल दिया है। तो यहाँ पर अभी तक देखा गया है कि केवल 6 ही प्लेटों का आकार है। और यहाँ पर वह 6 कौन है, तो देखिए पहला आपका प्रशांत प्लेट, इसके बाद देखिए दूसरा आपका अमेरिका प्लेट, तीसरा जो आपका वह आपका यूरेशियाई प्लेट, चौथा आपका अफ्रीकी प्लेट, पांचवा आपका हिंद ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। ठीक है, आप देश के नाम से भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। छठा आपका दक्षिण ध्रुवीय या फिर इसको अंटार्कटिका प्लेट भी बोला जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे मुख्य प्लेट है, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या क्या नाम मेंशन है, नाज़का प्लेट, कोकोस प्लेट, या फिर कैरेबियन प्लेट, या फिर स्कोशिया प्लेट, या फिर फिलिपाइन प्लेट, या फिर ईरानियन प्लेट, या फिर अरबियन प्लेट, या फिर हेलेनिक प्लेट। यानी जो जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र के प्रसिद्ध नाम के आधार पर
प्लेटों के नाम को रखा गया है। बाकी आप इन सभी 6 प्लेट को ही सिर्फ याद कीजिएगा, आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। और हर एक प्लेट को यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये पहला प्लेट है, ठीक है, इसको आप खुद से देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जो लाइन यहाँ पर लिखी गई है उसी को लिखिएगा, इसको ध्यान से समझिए, जो सिंपल लाइन है उसी को आपको लिखना है, ठीक है, ज़्यादा इसके बारे में डिफाइन नहीं करना है। मतलब आपको यहाँ पर ये जो प्लेट है ना, ये कहाँ पर है, किस जगह पर है, इसकी स्थिति आपको सिर्फ लिखनी है, वही चीज़ यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ देखते जाइए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर नोट्स भी क्रिएट कर सकते हो। पीडीएफ वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है, पीडीएफ से कुछ होने वाला नहीं है, खुद से लिखिए, नोट्स बनाइए, वही बेनिफिट है। जब क्वेश्चन का आंसर खत्म हो जाए तो उसको लॉक भी करना जरूरी है, या फिर आप निष्कर्ष लिखो या फिर इस तरीके से पैराग्राफ छोड़कर इस तरीके से क्वेश्चन को लॉक करो। क्या लिखना है कि ऊपर लिखी गई व्याख्यान तथ्यों द्वारा या ऊपर लिखे गए बिंदुओं द्वारा प्लेट विवर्तनिकी को स्पष्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि आप बताइए प्लेट विवर्तनिकी क्या कहते हैं, उसके बारे में बताइए। तो यही क्वेश्चन का आंसर हमने स्पष्ट कर दिया है, इसको किया जा सकता है। साथ ही पृथ्वी की प्रमुख प्लेटों तथा उनके वितरण को भी स्पष्ट किया जा सकता है। जो भी पृथ्वी के प्लेट है उनको भी हम लोग यहाँ पर पूरे तरीके से स्पष्ट कर चुके हैं। सबसे पहले आपको भूकंप का परिभाषा देना होगा, भूकंप लिखकर, उसके बाद फिर डायस देना होगा, अंडरलाइन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या आंसर लिखा गया है। भूकंप का जो शाब्दिक अर्थ है, यानी ये जो आपका शब्द भूकंप है, इसका शाब्दिक अर्थ भूमि का कंपन होता है, यानी भूमि जो कांपती है इसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका तात्पर्य यानी जिसका अर्थ भूमि के भीतर, जमीन के भीतर होने वाला कंपन या फिर हलचल होता है, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर अचानक तेज हलचल होने के कारण पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा, अगर किसी कारण से पृथ्वी की सतह पर तेज हलचल होने लगती है, पृथ्वी हिलने लगती है, और उस कारण से पृथ्वी के अंदर में, धरती के अंदर में जो भी ऊर्जा होती है, जैसे कि मैग्मा होता है या फिर कोई भी चीज़ होता है, वह ऊर्जा बाहर निकलती है, जिससे भूकंपीय तरंगों का निर्माण होता है। जिससे क्या होता है, जमीन कांपने लगती है और उसके कारण भूकंप के तरंगों का निर्माण होता है। भूकंपीय तरंगों के निर्माण के कारण पृथ्वी की अवस्था में परिवर्तन होने लगता है। पृथ्वी की अवस्था में कहने का मतलब है, पृथ्वी जो है, जो धरती है, वह कहीं ना कहीं पर ज़्यादा गहराई में डूब जाती है, कहीं पर फट जाती है, तो कहीं पर पहाड़ें गिरने लगती है। तो इस तरीके से उनकी अवस्था में जो चीज़ जहाँ पर अवस्थित है उसमें परिवर्तन होने लगता है, उसमें बदलाव होने लगता है, और इस परिवर्तन को ही भूकंप कहा जाता है। आप लोग मूवी वगैरह भी, बहुत सारे मूवी वगैरह भी देखे होंगे भूकंप वाला, तो उस मूवी के अकॉर्डिंग भी आप रिलेट करते जाइएगा, आपको सारा कुछ समझ आते जाएगा। जो छोटे या विशाल दोनों रूप में भी हो सकते हैं। भूकंप तरंगे जो होते हैं ना, वो छोटे भी हो सकते हैं या फिर बहुत विशाल भी हो सकते हैं। जैसे कि भारत में जो आपका भूकंप का जो एहसास होता है वह कहीं ना कहीं एक छोटे भूकंप की अवस्था है, लेकिन जो आपका नेपाल तरफ चल जाइएगा वहाँ पर बहुत विशाल भूकंप आती है। तो अलग अलग प्रक्रिया से अलग अलग भूकंप होती है और अलग अलग उसका पैमाना भी होता है, कहीं पर छोटे भी होते हैं, कहीं पर विशाल भी होता है। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापा जाता है। भूकंपीय तरंगों को, ठीक है, भूकंप के जो तरंग होते हैं उसको मापने वाला यंत्र को क्या बोला जाता है, सिस्मोग्राफ, ठीक है। और इसके अलावा जिस यंत्र से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं कि कितनी तेजी से भूकंप आई हुई थी, उसे रिक्टर पैमाना कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन में, सॉरी 1 नंबर वाला क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आपको इस तरीके से भूकंप का परिभाषा देना है। इसके बाद आगे हम लोग अगर बढ़े, इसके कारणों का वर्णन करें, भूकंप किस किस कारण से होता है, तो आगे हम लोग इसी आंसर को लिखेंगे। तो भूकंप के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला कारण क्या, आपका ज्वालामुखी का विस्फोट। ज्वालामुखी आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, जो जमीन के अंदर में जो पिघली हुई मैग्मा है, मैग्मा किसे कहते हैं, जमीन के अंदर में क्या होता है कि अलग अलग प्लेटें हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो जमीन के अंदर में यहाँ भी चट्टानें हैं जो ठोस अवस्था में हैं और यहाँ भी चट्टानें हैं, लेकिन सबसे भीतरी जो परत है वहाँ पर जो चट्टानें हैं वह आग के जैसा पिघली हुई है और उसी को ही मैग्मा बोला जाता है। तो यह मैग्मा या फिर भूकंप के कारण या किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण जहाँ भी पृथ्वी का कमजोर सतह पाती है वहाँ से यह निकलना स्टार्ट हो जाता है और इसी निकलते हुए प्रक्रिया को ही ज्वालामुखी का विस्फोट कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मैग्मा निकल रही है, तो भाई उससे भी तो धरती में हलचल होगी, उससे भी तो भूकंप आएगा। धरती में कहीं भी किसी कारण से भी अगर हलचल हो तो हलचल का मतलब होता है भूकंप, यानी पृथ्वी का हिलना।
अब ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण कैसे पृथ्वी हिलती है, देखिए ज्वालामुखी विस्फोट किसी क्षेत्र में भूकंप होने का एक प्रमुख कारण हो सकता है। जब किसी क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसका प्रभाव उस क्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। ज्वालामुखी कहने का मतलब है, ध्यान से समझिएगा, जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना, तो जैसे कि यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हो गया तो इसके निकट में जितने भी क्षेत्र हैं, मान के चलिए यहाँ पर बम्बई है, यहाँ पर गुजरात है, ठीक है, यहाँ पर झारखंड है, यहाँ पर इन क्षेत्रों में असर पड़ेगा। यहाँ पर ज्वालामुखी फटा और भूकंप यानी पृथ्वी हिली यहाँ पर इन क्षेत्रों में, यानी उनके निकटवर्तीय क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से असर पड़ता है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण निकटवर्तीय क्षेत्रों में भूमि पर हलचल या फिर कंपन उत्पन्न होता है जिसे भूकंप कहा जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट के प्रभाव में आने वाले क्षेत्रों में भूकंप का प्रभाव अधिक और कम दोनों प्रकार से होते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मान के चलिए यहाँ पर इस जगह पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, अब जो इसके ज़्यादा नज़दीक होगा तो भाई उसमें ज़्यादा हलचल होगा, इससे जो दूर होगा उसमें कम हलचल होगा। इसी तरीके से अलग अलग यहाँ पर पैमाना दिया गया है भूकंप का। यह ज्वालामुखी के प्रकार पर निर्भर करता है, और हाँ ज्वालामुखी के प्रकार पर भी निर्भर करता है कि किस टाइप का वहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुई है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट कारण देखते हैं कि किस कारण से भी भूकंप आता है। तो देखिए नेक्स्ट कारण आपका भूमि असंतुलन, यानी भूमि भी हमारा संतुलन नहीं है, जमीन जो धरती है इसके असंतुलन के कारण भी पृथ्वी में भूकंप आती है। देखते हैं किस प्रकार से आती है। भूमि की यानी जमीन की अलग अलग परतों के, विभिन्न परतों के असंतुलित होने के कारण भी भूमि की संभावना भूकंप की संभावना होती है। जमीन की जो परतें हैं ना वो अलग अलग है, कोई ऐसी परत है जो ज़्यादा मोटी है, कोई ऐसी परत है जो ज़्यादा पतली है। तो इस तरीके से जो अलग अलग भूमि के परतों की बनावट के कारण भूकंप की भी संभावनाएं होती है। भूमि की ऊपरी सतह निचली सतह से हल्की होती है। जो भूमि की ऊपर वाली सतह होती है ना, ऊपर वाली सतह वह नीचे वाली सतह की अपेक्षा क्या होती है, हल्की होती है। और यदि किसी क्षेत्र में इन दोनों सतहों में असंतुलन होने लगता है किसी कारण से, अगर उसमें अनबैलेंस होने लगता है तो उस स्थान में कंपन होना लाजमी है, और उस स्थान में कंपन होने के कारण और उसके कारण भूमि कटाव आदि होने लगता है जिसे भूकंप कहा जाता है। अतः भूमि के असंतुलन के व्यवहार के कारण भी भूमि कंपन होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट रीजन क्या है, नेक्स्ट कारण क्या है जिसके कारण भूकंप होती है। तो जलीय भार। जलीय भार क्या है भाई, तो देखिए नदियों पर बांध बनाकर, नदी में हम लोग क्या करते हैं, उसको उसके जल को हम लोग वहाँ पर रोक कर बांध बनाते हैं जिससे हम लोग विद्युत उत्पादन करते हैं। तो नदियों पर बांध बनाकर बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण किया जाता है। जलाशयों में जल की मात्रा आवश्यकता से भी अधिक हो जाने के कारण जल जो है वह चट्टानों में अपना प्रभाव डालता है, उसमें दबाव डालता है। ठीक है, याद रखिएगा सबसे ताकतवर अगर कोई चीज है, किसी भी चीज को काटने या धकेलने या किसी भी चीज में बल लगाने के लिए, तो सबसे ताकतवर जल होता है। आप लोग जरूर शॉर्ट वीडियो या फिर कोई भी वीडियो देखे होंगे जिसमें शीशे को या फिर बड़े बड़े धातु तक को भी जल के द्वारा, प्रेशर के द्वारा काटा जाता है। जी हाँ, तो सोचिए जल में बहुत ज्यादा ताकत होती है। तो जल के कारण ज्यादा जो जल जमा हो जाता है, जलाशय बड़े बड़े जो बनाए जाते हैं उसमें क्या होता है, चट्टानों पर यह अपना प्रभाव डालने लगते हैं, इससे चट्टानों में दबाव पड़ने लगता है और उसके कारण उनकी स्थिति में भी, वो जहां पर स्थित है उस पर अगर दबाव पड़ेगा तो वह अपनी स्थिति में परिवर्तन करने लगेंगे, यानी वह कहीं ना कहीं इधर उधर हिलने डुलने लगेंगे। और इस हिलने डुलने के कारण ही, इस परिवर्तन के कारण ही भूमि में हलचल होने लगती है जिससे तीव्र यानी तेजी से भूकंप की भी संभावना रहती है। तो ये भी रीजन था भूकंप का। आगे हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट, पृथ्वी का सिकुड़ना। अब पृथ्वी सिकुड़ रही है, इस कारण से भी भूकंप की संभावनाएं होती है कि पृथ्वी अपने जन्म के बाद से ही सिकुड़ रही है। जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ तब से ही यह क्या हो रही है, सिकुड़ रही है, जिसकी वजह से इसकी विभिन्न परतों में भी कई परिवर्तन देखे जा सकते हैं। पृथ्वी की सतह सिकुड़ने पर वह अपनी अवस्था में परिवर्तित होने लगती है। सिकुड़ती है तो पृथ्वी की जो सतह है ना वह अपनी अवस्था में बदलाव करने लगती है, थोड़ा सा इधर हट जाती होगी परतें या फिर थोड़ा सा इधर हट जाती होगी, जिस परिवर्तन के कारण भूमि के आंतरिक भाग में कंपन होने लगता है जिससे ऊपरी सतह हिलने लगती है और भूमि कई खंडों में भी विभाजित होने लगती है। भूमि का कई खंडों में विभाजित होना ही भूकंप कहलाता है या फिर इससे भूकंप आती है। तो ये हो गया फोर्थ रीजन, भूमि का सिकुड़ना। अगर आप पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे तो किसी टीचर का बाप भी आपका नंबर नहीं काट सकता। आगे देखिए फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या आपका, प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी।
अब ये थ्योरी के कारण भी, ठीक है, क्या होता है, भूकंप होता है। देखिए इस थ्योरी में क्या बताया गया, प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के एक प्रसिद्ध भूगर्भवेत्ता डॉक्टर SF रीड द्वारा किया गया था। यानी याद रखिएगा ये जो थ्योरी है प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत यानी इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, इनको किन्होंने दिया था, तो प्रसिद्ध भूगर्भवेत्ता डॉक्टर SF रीड द्वारा, ठीक है। और इसी वजह से इस सिद्धांत को डॉक्टर SF रीड का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी क्षेत्र में होने वाला भूकंप यांत्रिक रचना शैलों के लचीलापन पर निर्भर करता है। अंदर में, पृथ्वी के अंदर में जो बड़े बड़े शैल होते हैं, आप लोग चट्टान कहीं ना कहीं बहुत छोटे देखे हो जो पृथ्वी के ऊपर में, लेकिन अंदर में जो चट्टाने हैं ना बहुत बड़े बड़े होते हैं। आपका जितना बड़ा गांव नहीं होगा उससे भी बड़े बड़े चट्टाने हैं धरती के नीचे। तो कुछ कुछ चट्टाने जो है ना वो लचीलेपन है, कहने का मतलब है कमजोर है, ठीक है। और बहुत सारे चट्टाने हैं जो ठोस अवस्था में होती है। तो लचीलेपन पर निर्भर करता है। जब किसी स्थान के शैलों पर तनाव बढ़ता है और किसी कारण से जो लचीलापन चट्टान है उस पर अगर दबाव बनेगा, तनाव बनेगा, तो वह मुड़ जाती है। लेकिन जब तनाव शैलों के लचीलेपन की सीमा से अधिक हो जाती है तो शैल टूटने लगती है। ऑब्वियसली टूटेगा ही उस पर अगर तनाव बनेगा, क्योंकि शैल बहुत ही लचीलापन है, तो उसके कारण शैल टूटने लगती है और दो अलग अलग खंडों में विभाजित हो जाती है। अब सोचिए दो अलग अलग खंडों में शैल विभाजित हो जाएगी तो विभाजन के कारण शैल के खंडों के बीच दरार आने लगते हैं और चट्टान विपरीत दिशा में भी खिसकने लगती है। अब चट्टान में हलचल होगा तो पृथ्वी में भी हलचल होगा और इस क्रिया से चट्टान का तनाव समाप्त हो जाता है और चट्टान के दोनों खंड अपनी स्थिति में आने का प्रयास करती है और इस कारण ही भूकंप होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और पॉइंट नंबर 6, प्लेट वितरणिकी का सिद्धांत। पिछले वाले वीडियो में यही क्वेश्चन मैंने करवाया था। इस सिद्धांत में क्या होता है, देखिए यहाँ पर प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों में आने वाले अधिकांश भूकंप का कारण यही थ्योरी है, यही सिद्धांत है। ठीक है, यानी प्लेट वितरणिकी का सिद्धांत, जो प्रशांत महासागर के क्षेत्र में भूकंप आती है। भूकंप मुख्यतः प्लेटों के किनारे पर अधिक होती है। जो प्लेट होते हैं उसके जो किनारा होता है, क्योंकि इस सिद्धांत में हमने सारे किनारे के बारे में डिस्कस किए, किस तरीके से कितने पार्ट में किनारे बांटे गए थे, है ना। तो वो सभी किनारों के कारण ही या फिर किनारों पर ही अधिक भूकंप होती है। लगभग सभी प्लेटों के किनारे कम केंद्र वाले भूकंप पाए जाते हैं तथा महासागरीय खाइयों में मध्यम गहराई वाले भूकंप पाए जाते हैं और इन भूकंपों का केंद्र लगभग 200 किलोमीटर की गहराई पर होता है। यानी इन सभी जगह पर 200 किलोमीटर की गहराई में ही भूकंप की अवस्था उत्पन्न होती है। मध्यम गहराई वाले भूकंप तनाव एवं संपीड़न से उत्पन्न होता है तथा अधिक गहराई वाले भूकंप केवल संपीड़न से ही उत्पन्न होता है। संपीड़न का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को दबाव में डालना, प्रेशर डालना। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका पूरा कवर हो जाता है। लास्ट में निष्कर्ष में या फिर इस क्वेश्चन को लॉक करते समय आपको क्या लिखना होगा, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, भूकंप क्या है, तो वहां पर नीचे लिखिएगा पैराग्राफ छोड़कर कि ऊपर दिए गए बिंदुओं के आधार पर भूकंप को परिभाषित किया जा सकता है, साथ ही इसके कारणों का भी वर्णन किया जा सकता है जो ऊपर वर्णित है। इस तरीके से लिखकर जो भी मैंने आपको बताया वही हुबहू लिखकर इस क्वेश्चन के आंसर को पूरा कंप्लीट कर सकते हो। और नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अपक्षय क्या है, इसके प्रकारों को लिखे। तो देखिए, अपक्षय अगर कभी भी वर्ड आ जाता है तो आपके माइंड में ये चीज़ रहना चाहिए, जो चट्टान है यानी पत्थर किसी कारण से, चाहे वो हवा के कारण, चाहे मनुष्यों के चलने के कारण या फिर किसी रासायनिक घटना के कारण, किसी भी प्रक्रिया के कारण अगर चट्टान टूटते हैं, अपने ही जगह पर रहते हैं और अपने ही जगह पर वह टूटते हैं, टूटकर बिखरते हैं, उसी को ही अपक्षय कहा जाता है। अपक्षय कहने का मतलब है नष्ट होना। तो किसका नष्ट होना, चट्टानों का नष्ट होना, चट्टानों का टूटना, यही अपक्षय कहलाता है। अब आपको लिखना कैसे एग्जाम में, वो देखिए, मैंने आपका कंसेप्ट तो क्लियर कर दिया। तो चट्टानों के अपने ही स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। यानी अपने ही स्थान पर किसी कारणवश, किसी प्रक्रिया के कारण अगर चट्टान टूटते हैं, उसी को ही अपक्षय कहा जाता है। अपक्षय एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी की सतह पर या उसके निकट चट्टान, खनिज और मिट्टी को तोड़ती और बदलती है। मतलब जो अपक्षय है वह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, प्राकृतिक घटना है। प्राकृतिक मतलब नेचर का मतलब ये सारा कुछ ईश्वर के द्वारा होता है, जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर अगर चट्टाने हो या फिर कोई खनिज पदार्थ हो या फिर मिट्टी हो, ये सारे क्या होते हैं, टूटते फूटते हैं, उसी को ही अपक्षय कहा जाता है। आगे हम लोग कुछ परिभाषा देख लेंगे। तो देखिए, परिभाषा में आपको क्या मेंशन करना है, मौसमी परिवर्तन यानी मौसम जो बदलता है, ठंड से गर्मी, गर्मी से आपका बरसात,
तो ये सारे जो मौसम परिवर्तन होते हैं, तो मौसम परिवर्तन के कारण भी चट्टानों का अपने स्थान पर टूटने फूटने की प्रक्रिया ही अपक्षय कहलाती है। यहाँ पर होगा अपक्षय, ठीक है। अपक्षय एक स्थानिक प्रक्रिया है जिसमें ताप, वर्षा, आर्द्रता जैसी मौसमी तत्वों के अतिरिक्त जीव जंतु, पेड़ पौधे और मानव भी सहयोग देते हैं। यानी जो अपक्षय प्रक्रिया होता है, जो चट्टानें टूटती है, वह प्रक्रिया वर्षा या फिर सूरज का जो ताप है या फिर जो आर्द्रता यानी नमी या फिर जो मौसम बदलते हैं, इसके अलावे जीव जंतु, पेड़ पौधे या फिर मनुष्यों के द्वारा भी चट्टानें टूटती है। उसको आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। यही यहाँ पर परिभाषित किया गया है अपक्षय के बारे में। आगे देखिए, एक विद्वान इनका परिभाषा देते हैं, ठीक है। इनका नाम है स्पार्क के अनुसार। स्पार्क का आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। स्पार्क का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं जो वायरिंग किया रहता है, इलेक्ट्रिक जो तार होते हैं, बिजली वाले जो तार होते हैं, वो क्या करते हैं, स्पार्क करते हैं, जिस कारण से वो भी टूट जाते हैं। स्पार्क होने पर वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो आप यहाँ से ट्रिक भी बना सकते हो, स्पार्क यानी टूटने वाला चीज़ है, तो इसका मतलब ये अपक्षय का ही परिभाषा दिए होंगे। तो इनके अनुसार पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक कारकों द्वारा चट्टानों का अपने ही स्थान पर यांत्रिक विधि द्वारा टूटने अथवा रासायनिक वियोजन होने की क्रिया को अपक्षय कहा जाता है। तो देखिए, इनके अनुसार पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक कारकों द्वारा, यानी जो नेचर के कारक है, जैसे कि सूरज के तापमान द्वारा या फिर वर्षा के द्वारा या फिर हवा के द्वारा या फिर बर्फबारी के द्वारा या फिर आर्द्रता के द्वारा, इसके अलावा और भी प्राकृतिक घटना होगी, तो इन सभी कारकों द्वारा या फिर इन सभी घटनाओं द्वारा चट्टानों का अपने ही स्थान पर यांत्रिक विधि द्वारा, यानी चट्टानों के अंदर में आंतरिक, यानी चट्टानों के अंदर कोई प्रक्रिया होती है, कोई घटना होती है, ठीक है, इस कारकों के द्वारा जिसके कारण वह टूटते हैं, या फिर रासायनिक वियोजन होते हैं। रासायनिक वियोजन का मतलब होता है टूटना, और इसी क्रिया को ही अपक्षय कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे अपक्षय के प्रकार क्या क्या है। तो पहला आपका भौतिक अपक्षय, दूसरा आपका रासायनिक अपक्षय, तीसरा आपका जैविक अपक्षय। एक एक करके इन सभी के उदाहरण को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यहाँ से अगर आप आगे आंसर लिखना चाहते हो तो क्या करोगे, भौतिक अपक्षय लिखोगे, इसके बारे में मेंशन करोगे, उसके बाद इसमें क्या क्या भौतिक प्रक्रियाएं होती है उसको लिखकर एक दो कम से कम आपको मेंशन करना है, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखी गई है। सबसे पहले भौतिक अपक्षय को समझते हैं। जब चट्टानों के खनिज बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के विघटित हो जाते हैं। यहाँ पर बोला गया है भौतिक। भौतिक का मतलब क्या होता है और रासायनिक का मतलब क्या होता है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, ये पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो। रासायनिक, जैसे कि एक कटोरे में अगर हम लोग चीनी डाल देते हैं, ठीक है, इसमें चीनी डाल देते हैं, यहाँ पर आपका पानी भी है, ठीक है, और अगर इन दोनों को घोल दे, यहाँ पर रिएक्शन हो चुका है, यह रिएक्शन या फिर यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, आपका रासायनिक अभिक्रिया। भी घटना अगर होती है, ठीक है, उसमें जो भी चीज़ हम लोग मेंशन करते हैं, जैसे यहाँ पर चीनी रखी है और पानी आपका पहले से ही था, तो यहाँ पर चीनी आपको नज़र नहीं आ रही है, यानी यहाँ पर तो आपका रिएक्शन हुआ, घटना हुआ, लेकिन उसको नज़र नहीं आया, उसको नहीं देख पाए, तो यही आपका होता है रासायनिक। और भौतिक का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग देख पाते हैं, जिसको हम लोग अच्छी तरीके से अपनी आंखों से देख पाते हैं, वह आपका भौतिक घटना हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया कि जब चट्टानों के खनिज बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के ही विघटित हो जाते हैं, उसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन के द्वारा ही वह विघटित मतलब टूट जाते हैं, तो उस क्रिया को ही भौतिक या फिर आंतरिक अपक्षय कहते हैं। तो उस क्रिया को यहाँ पर उसे लिखा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा उस क्रिया को भौतिक अपक्षय कहते हैं। भौतिक अपक्षय में जैसे कि सूरज का ताप, क्या आप लोग सूरज का ताप नहीं देखते हो, या फिर वर्षा, बिल्कुल आप लोग देखते हो। हिमकरण, हिमकरण कहने का मतलब है जो बर्फ बारी होती है, बर्फ का बारिश, या फिर लवणीकरण, ठीक है, ये सारी जो प्रक्रिया है इसके द्वारा यह संपन्न होता है, यानी अपक्षय होता है, जिसका वर्णन नीचे दिया गया है। आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके। सूरज के ताप के द्वारा, तो सूरज के कारण चट्टानें दिन में गर्म होकर फैल जाती है। जैसे ही किसी भी पदार्थ या फिर दुनिया में कोई भी चीज़ हो, चाहे एक मनुष्य ही हो, उसका भी त्वचा सूरज की रोशनी में वह फैल जाता है। ठंड में क्या होता है, सिकुड़ जाता है। उसी तरीके से चट्टान में भी अगर सूरज की रोशनी पड़ेगी वह फैल जाती है, और रात में जैसे ही ठंड हो जाता है तो वह सिकुड़ जाती है। जैसे हमारी त्वचा फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल कहने का मतलब है रबड़ जैसा, लेकिन क्या चट्टानें रबड़ जैसी है, तो बस सूरज के ताप से दिन में फैल जाएगी और रात को सिकुड़ जाएगी। इस कारण से कहीं ना कहीं चट्टान टूटेगी, और यही प्रक्रिया लगातार होने के कारण क्या होते हैं, चट्टान कमज़ोर होकर टूट जाती है। ठीक है, अगर आप कैमरा लगा दोगे ना किसी भी चट्टान में, ठीक है, और अगर 24 आवर या फिर 15 या फिर 10 दिन अगर आप उस कैमरे को लगातार लगा कर देखोगे तो वो प्रक्रिया आपको नज़र आएगी। ठीक है, तो ये आपका भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको लिखना है कि सूरज की ताप जैसे चट्टानों पर पड़ती है तो वह फैल जाती है, जैसे ही रात में ठंड होती है तो वह सिकुड़ जाती है, और यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिस कारण से चट्टानों का अपक्षय होता है, या फिर यही प्रक्रिया अपक्षय कहलाती है। आगे देखिए, हिम या फिर इसको पाला भी बोला जाता है। ठंड के मौसम में आप लोग कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज यूज़ करते हो कि पाला मार दिया, तो वही चीज़ है ठंड मार दिया। तो देखिए यहाँ पर जब बड़े बड़े गड्ढों या दरारों में जल भर जाता है, यानी जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके से दरारें होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, जल भर जाते हैं, तो वह रात में ठंडी होकर
बर्फ़ के जैसा बन जाती है। इसमें जैसे कि इस दरार में जल भर गया और रात में इतनी ठंड पड़ी, इतना पाला पड़ा कि ये बर्फ़ बन गया और दिन में फिर पिघल जाती है और फिर दिन में यह पिघल जाती है। यह प्रक्रिया लगातार होने के कारण चट्टानें टूटकर बिखर जाते हैं। यानी दिन में यहाँ पर वर्षा का पानी भर गया, उसके बाद रात को ठंड के कारण ये बर्फ़ बन गया, फिर सुबह यह पिघलकर वर्षा में या फिर भाप में बदल गया। यही प्रक्रिया लगातार होने के कारण अपक्षय होता है, चट्टानें टूटती है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका पवन। पवन का मतलब क्या होता है? हवा। ठीक है, तो शुष्क प्रदेशों में यानी जहाँ पर ज़्यादा हवा चलती है वहाँ सूखा प्रदेश होता है। तो शुष्क प्रदेशों में तीव्र गति से चलने वाली पवनों के कारण चट्टानों की ऊपरी परत घिसकर टूट जाती है। हवा इस कदर चलती है फास्ट कि चट्टानें आपस में घिस कर टूटने लगती है और इसी प्रक्रिया को ही अपक्षय कहा जाता है पवन के द्वारा। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका रासायनिक अपक्षय। हम लोग भौतिक अपक्षय को देख चुके हैं, उसके उदाहरण भी देख चुके हैं। अब हम लोग रासायनिक अपक्षय में देखेंगे। रासायनिक अपक्षय यानी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमने आपको बताया कि उसको होते हुए हम लोग नहीं देख सकते हैं अपनी आंखों से। इसमें ऑक्सीकरण या फिर कार्बनीकरण, जलीकरण और गलन क्रिया के प्रभाव से चट्टानों के खनिजों एवं रासायनिक तत्वों में परिवर्तन हो जाता है, जिसके परिणाम चट्टानें ढीली पड़ जाती है और फिर अपक्षय होने लगता है। ठीक है, उसी को अपक्षय कहा जाता है। बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट है, तो मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना उसे आप एब्जॉर्ब कीजिएगा, उसे आप ध्यान से सुनिएगा। रासायनिक अपक्षय में आप लोग ये चीज़ लिख सकते हो कि इसमें ऑक्सीकरण या फिर कार्बनीकरण या फिर जलीकरण, इसके कारण क्या होता है, जो चट्टानें वह खनिजों में या फिर रासायनिक तत्वों में बदलते हैं। जो चट्टान है वो खनिज में बदलना चाहते हैं या फिर कोई तत्व में बदलना चाहते हैं। ठीक है, जिस कारण से क्या होता है कि यहाँ पर परिवर्तन होता है। पहले चट्टान था, अब ये कोई खनिज में बदल रहा है या फिर किसी दूसरे तत्व में बदल रहा है। तो जिस कारण से क्या होता है, जैसे कि कोयला जो है ना वो कार्बनीकरण द्वारा बनता है। ठीक है, तो कोयला कार्बनीकरण द्वारा बनता है, तो उस कारण से जो बदलने की प्रक्रिया होती रहती है, इस कारण से भी, इसके परिणाम से भी चट्टानें ढीली पड़ जाती है और टूटती है। ठीक है, और यही हो गया आपका रासायनिक अपक्षय। आगे देखेंगे कार्बनीकरण। इसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 गैस पानी के साथ क्रिया करके क्या करता है, या कार्बनिक अम्ल उत्पन्न करती है। अम्ल समझते हो ना, अम्ल क्षारक लवण यानी जो खट्टे पदार्थ होते हैं कहीं ना कहीं वो अम्ल होते हैं, तो वह अम्ल उत्पन्न करती है। यह सालों में पाए जाने वाले चूने के अंश वाली चट्टानों को घोल देता है, जिससे चट्टानें कमज़ोर पड़ जाती है और वह टूट जाती है। तो आपको कार्बनीकरण में यही चीज़ लिखना है कि जो CO2 गैस है वह पानी के साथ क्रिया करके कार्बनिक अम्ल उत्पन्न करता है और यह सालों में पाए जाने वाले चूने के अंश वाली चट्टानों को घोल देता है, जिसमें चट्टानें कमज़ोर पड़ जाती है और यह टूटने लगती है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका जलीकरण। जलीकरण में क्या होता है, जल में हाइड्रोजन गैस उपस्थित रहती है। जैसे कि आप लिखते हो ना H2O, ये हाइड्रोजन गैस है, तो ये जल में उपस्थित है। जैसे ही यह गैस सैलों के संपर्क में आती है, सैल का मतलब चट्टानों के यानी चट्टानों के संपर्क में आती है, उन पर बहुत दबाव पड़ने लगता है और इसी कारणवश इसमें उपस्थित खनिज लवण चूर चूर हो जाती है। जो चट्टान में खनिज लवण होती है वह चूर चूर हो जाती है, जिससे चट्टान के स्तर उखड़ने लगते हैं और जिस कारण से चट्टान अपक्षय हो जाता है, चट्टान का अपक्षय होने लगता है। तो इसी के कारण अपक्षय होती है, जलीकरण के कारण। ठीक है, इसमें आपको इतना ही लिखना है, जो जल में हाइड्रोजन होते हैं वह सैलों से संपर्क में आते हैं या फिर क्रिया करते हैं, जिस कारण से सैलों में यानी चट्टानों में दबाव पड़ता है और जब दबाव पड़ता है तो उसमें जो भी खनिज उपस्थित होते हैं वह धीरे धीरे चूर चूर होने लगते हैं, यानी टुकड़ा टुकड़ा होने लगते हैं और इस कारण से अपक्षय होता है। आगे देखिए जैविक अपक्षय। अब हम लोग तीसरा जो पार्ट देखेंगे वह जैविक, तीसरा प्रकार है ये। ठीक है, जैविक अपक्षय यानी जीवों के द्वारा भी अपक्षय होता है, चट्टानें टूटती है। तो अपक्षय की क्रिया में जैविक तत्वों का भी योगदान होता है। मनुष्य, वनस्पति तथा जीव जंतु द्वारा किया गया अपक्षय जैविक अपक्षय कहलाता है। मनुष्यों के द्वारा, पेड़ पौधे जो होते हैं, वनस्पति और जो जीव जंतु होते हैं, इन सभी के द्वारा जो अपक्षय होता है उसको जैविक अपक्षय कहते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले मनुष्यों के द्वारा। मनुष्यों द्वारा जब सुरंग बनाया जाता है, मनुष्य के द्वारा क्या होता है, पहाड़ों में सुरंग बनाया जाता है, चट्टानों को खोदकर या फिर खानों को खोदा जाता है, जो खदान खोदे जाते हैं, तो इससे चट्टानें टूटते हैं यानी विघटित होते हैं और इससे विघटित होकर टूट जाते हैं, तो इससे भी अपक्षय होता है। आगे देखिए जीव जंतुओं के द्वारा। अनेक प्रकार के जीव जंतु जैसे कि लोमड़ी, चूहा, दीमक, सांप, चट्टानें क्या होते हैं, या बिल बनाते हैं या फिर बिल में रहते हैं और वहाँ रहने के क्रम में वह मिट्टी को खोद करके कमज़ोर कर देते हैं, इस कारण से भी आपका अपक्षय होता है। आगे देखिए वनस्पति द्वारा यानी पेड़ पौधे के द्वारा। वनस्पतियाँ या फिर पेड़ पौधे निरंतर जमीन में घुसने का प्रयत्न करते रहते हैं, उनकी जड़ें वह अंदर की ओर जाने का प्रयास करते रहती है, इससे सैलें या फिर चट्टानें कमज़ोर पड़ जाती है और वह टूट जाती है। तो इस प्रकार से हमने आपको सारे टाइप्स बताए अपक्षय के और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखे गए हैं, तो 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएंगे। जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के भूवैज्ञानिक समय मापक या फिर कहीं कहीं पर आपका लिखा रहेगा समय सारणी पर एक लेख लिखे। यानी भूवैज्ञानिक, पृथ्वी को भू बोला जाता है, धरती को भू बोला जाता है, ठीक है शॉर्ट में।
तो पृथ्वी को मापने के लिए, यानी पृथ्वी जब से उत्पत्ति हुई है इसकी आज तक का जो समय काल चला आ रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा, उस समय काल के बारे में आपको लेख लिखना है। अब इसमें अगर वीडियो में अच्छे से नहीं समझेंगे, इस लेख के बारे में आप अपने से जैसे तैसे एग्जाम में नहीं लिख सकते हो, समझना बेहद जरूरी है। आइए हम लोग समझते हैं कि पृथ्वी के जीवन काल को किस तरीके से कई खंडों में बांटा है वैज्ञानिक ने। सबसे पहले आपके स्क्रीन में जो चीज़ नजर आ रहा है वहां पर उसको ध्यान से देखिएगा। मैंने इसको कॉपी में रफ तरीके से इसको लिखा है, सारे जीवन काल को किस तरीके से बांटा गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट्स लिखा हुआ है, महाकल्पों, युगों और कल्पों। तो जीवन काल को टोटल 5 महाकल्पों में बांटा गया है और इन 5 महाकल्पों में भी कई प्रकार के कल्प पाए गए हैं जिनको 16 कल्पों में बांटा गया है। इसके अलावा युग के बारे में आपको पता है, टोटल 4 युग है, त्रेता युग, कलयुग, इस तरीके से टोटल 4 युग है, ये आपको पता है। आपको क्या पढ़ना है, एग्जाम में क्या लिखना है, 5 महाकल्पों में जितने भी कल्प हैं उन सभी को डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहला महाकल्प देखते हैं। उससे पहले कुछ आपको जानकारी यहाँ पर लिखनी होगी, परिचय लिखना होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारी पृथ्वी का निर्माण आज से करीब 450 करोड़ वर्ष पूर्व यानी पहले हुआ है और तब से लेकर अब तक के इतिहास में पृथ्वी पर अनेकों क्रमिक परिवर्तन हुए हैं। यानी जो हमारी पृथ्वी है उसका निर्माण आज से करीब 450 करोड़ साल पहले, 450 करोड़ समझ रहे हो ना, बहुत बड़ा है। तो 450 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ और तब से लेकर आज तक पृथ्वी में अनेकों परिवर्तन हुए हैं, अनेकों बदलाव हुए हैं। इन क्रमिक परिवर्तनों के समय सीमा युक्त अध्ययन को भूवैज्ञानिक समय सारणी कहते हैं और इसी परिवर्तन को, इसी बदलाव को अलग अलग समय सीमा के अनुसार अध्ययन करना ही भूवैज्ञानिक समय सारणी कहलाता है। अर्थात पृथ्वी के इतिहास की घटनाओं का कैलेंडर भूवैज्ञानिक समय सारणी कहलाता है। इसका मतलब यहाँ पर इस वर्ड को भी आप लिख सकते हो कि पृथ्वी के इतिहास की घटनाओं का जो कैलेंडर होता है उसी को ही भूवैज्ञानिक समय सारणी कहा जाता है। और पृथ्वी के जीवन काल को 5 महाकल्पों, 4 युगों तथा 16 कल्पों में बांटा गया है। तो चलिए हम लोग 5 महाकल्पों को देखेंगे। इसमें टोटल 16 कल्प आपको मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम लोग एक एक करके सारे महाकल्पों को डिफाइन करते हैं, साथ ही साथ कल्पों को भी। तो देखिए पहला महाकल्प जो है वह क्या आपका एजोइक है। यह सबसे प्राचीनतम महाकल्प है जिसका समय काल 4.6 अरब वर्ष पूर्व से 60 करोड़ यानी 600 मिलियन भी इसको बोला जाता है। तो आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक माना जाता है। इसके अंतर्गत 2 कल्प आते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, टोटल 5 महाकल्पों में अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रकार के कल्प आएंगे। तो यहाँ पर पहला वाला में देखिए 2 प्रकार के कल्प है। पहला देखिए आर्कियन कल्प, दूसरा आपका प्री कैर्बियन कल्प। तो सबसे पहले आर्कियन कल्प को समझते हैं। यह सबसे प्राचीनतम कल्प है। इस कल्प में जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, अर्थात यह जीव रहित कल्प था। कोई भी जीवों की उत्पत्ति या फिर जन्म नहीं हुआ था। इस युग में ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों की प्रधानता थी। सिर्फ और सिर्फ चट्टाने थे, जैसे कि ग्रेनाइट या फिर नीच चट्टान। आगे देखिए नेक्स्ट आपका दूसरा नंबर प्री कैर्बियन कल्प। अब यहाँ से कहीं ना कहीं जीवन की शुरुआत होती है। इस कल्प में पृथ्वी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाती है। बिग बैंग थ्योरी में आपने देखा था, धमाका हुआ था, उसके बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ था। तो कहीं ना कहीं वो आग का गोला था, पिघला हुआ तरल अवस्था में, फिर धीरे धीरे वह ठोस में बदला और ठोस अवस्था में बदला किस कल्प में, प्री कैर्बियन कल्प में, और एक पृथ्वी का निर्माण लिया, या फिर उसको भूपटल भी बोल सकते हो। इसके बाद यहाँ पर इसी कल्प में ही क्या क्या हुआ, तो एक हलचल हुई जिसका नाम था चर्नियन हलचल। चर्नियन हलचल से अरावली, धारवाड़ या फिर छोटा नागपुर या फिर कुटप्पा, लोअर सियन पर्वत का निर्माण हुआ, यानी पहाड़ों का निर्माण हुआ चर्नियर हलचल से। तो जो भी यहाँ पर आपको नाम याद आते हैं उसी को याद कीजिएगा। छोटा नागपुर आपको याद हो जाएंगे, छोटा नागपुर पहाड़, इसके अलावा अरावली पर्वत, ये सभी पर्वतों का निर्माण हुआ था इस हलचल के कारण। ठीक है। इसी कल्प में पृथ्वी के ठंडे होने से जलवाष्प कणों का निर्माण। पृथ्वी जैसे ही ठंड होते गई उसी तरीके से जलवाष्प यानी जो जल था वो भाप में बदलना शुरू हो गया। अब जब जल भाप में बदलेगा तभी ना वर्षा होगी, और इस कारण से तीव्र वर्षा हुई जिसमें महासागरों का विकास हुआ, बड़े बड़े महासागर का निर्माण हुआ। किंतु महासागरों में जो जल था वह गर्म अवस्था में था, ठंड अवस्था में नहीं था। अब इस कल्प में जो जैविक घटनाएं हुई थी, जैविक घटना का मतलब जीवों के प्रति घटनाएं, तो देखिए क्या क्या हुआ था। सागरीय घास का उद्भव हुआ था, यानी जो सागरीय घास थे, यानी सागर में घास होगा तो उस घास का उद्भव हुआ था, उसकी उत्पत्ति हुई थी। साथ ही साथ गर्म आदि महासागरों में एक कोशिकीय जीवन की उत्पत्ति हो चुकी थी। एक कोशिकीय जीव यहाँ पर जन्म ले चुका था, ठीक है, गर्म महासागरों में, और उस जीव का नाम है साइनोबैक्टीरिया।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट महाकल्प क्या आपका पैलियोजोइक। इसका समय काल लगभग 600 मिलियन वर्ष से 230 मिलियन वर्ष तक रहा। इसे 6 कल्प में विभाजित किया गया था। अब इस महाकल्प को टोटल 6 कल्पों में बांटा गया था। एक एक करके सारे कल्पों को देखिए। पहला आपका कैम्ब्रियन कल्प, इसके अलावा दूसरा आपका ऑर्डोविशियन कल्प, तीसरा आपका सिलुरियन कल्प, चौथा आपका डेवोनियन कल्प, पांचवा आपका कार्बोनिफरस कल्प, इसके अलावा छठा जो आपका पर्नियन कल्प। अब इन सभी कल्पों को एक एक करके डिफाइन करेंगे। देखिए पहला क्या आपका कार्बियन कल्प। इसका जो समय काल है वो आपका 600 से लेकर 500 मिलियन वर्ष तक है। भौतिक घटना की अगर बात करें, देखिए भौतिक घटना का मतलब होता है वहाँ की पृथ्वी में कहीं ना कहीं कुछ हलचल हुई होगी, तो वही घटना के बारे में यहाँ पर बात हो रही है उस समय में, ठीक है, यानी 600 से लेकर 500 मिलियन वर्ष के बीच में इस कल्प में कैम्ब्रियन हलचल हुई, जिसके परिणाम स्वरूप विंध्य पर्वत यूएसए की कैम्ब्रियन चट्टानों का निर्माण हुआ, सागरों का विस्तार हुआ और शादी चट्टानों का भी निर्माण शुरू हो गया। तो ये सारी भौतिक घटनाएं हुई थी। इसके अलावा जैविक घटना की अगर बात करें, सार गैस घास की उत्पत्ति हुई थी। एक घास था जिसका नाम था सार गैस, इसकी उत्पत्ति हुई थी। साथ ही साथ समुद्र में सूक्ष्म रीढ़युक्त जीवों का भी विकास हुआ था। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका ऑर्डोविशियन कल्प। इसका जो समय अवधि है वो आपका 500 से लेकर 440 मिलियन वर्ष तक है। इसके भौतिक घटना के बारे में अगर बात करें, सागरीय क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रिया सक्रिय हुई थी, यानी इस काल में ज्वालामुखी सक्रिय हो चुका था, चारों तरफ ज्वालामुखी फूटने लगी होगी। सागरीय जल का उतार चढ़ाव जारी रहा, यानी इस ज्वालामुखी के कारण कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव होने लगा सागरों में, जिसमें अमेरिका का लगभग आधा हिस्सा डूब गया था। ये था आपका भौतिक घटना। अब जैविक घटना में देखिए समुद्री जल में रेंगने वाले जीव का विकास हुआ था इस कल्प में। आगे देखिए नेक्स्ट आपका सिलुरियन कल्प। इसकी समय अवधि 444 से लेकर 440 मिलियन वर्ष तक है। इसमें भौतिक घटना जो हुई थी, इस युग में पर्वत निर्माण कार्य कोलिडोनियन हलचल से हुई थी। इस युग में भी पर्वतों का निर्माण हुआ था, और किस हलचल से, तो कोलिडोनियन, तो किस हलचल से हुई थी, कोलिडोनियन हलचल से, जिसके परिणाम स्वरूप अपलेशियन पर्वत, यूएसए, स्कॉटलैंड पर्वत, यूरोप या फिर सतपुड़ा पर्वत का निर्माण हुआ था। मैंने आपको पहले बताया, जो भी वर्ड आपको याद हो रहे जैसे कि यूएसए पर्वत, ठीक है, इसके अलावा स्कॉटलैंड पर्वत, इसके अलावा यूरोप, सतपुड़ा पर्वत, इन सभी का निर्माण हुआ था इस हलचल के द्वारा। तो आपको इसी तरीके से अपनी भाषा में लिखना है। इस काल में ये भौतिक घटना हुई थी। और जैविक घटना के बारे में अगर बात करें, तो इस कल्प में रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विस्तार हुआ। रीढ़ की हड्डी मालूम है ना, जैसे आपके शरीर में भी रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विस्तार हुआ, इसलिए इस काल को रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का काल कहा जाता है। शैवाल का विकास एवं विस्तार इसी कल्प में हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट आपका कल्प है डेवोनियन कल्प। समय अवधि इसकी अगर बात करें 400 से लेकर 350 मिलियन वर्ष तक, 400 से लेकर 350 मिलियन वर्ष तक। भौतिक घटना क्या हुई थी, तो ज्वालामुखी क्रिया और अधिक सक्रिय हो गया था, ठीक है, और तेजी से ये सक्रिय हो गया था। जमीन पर वृक्षों का विस्तार भी होना स्टार्ट हो गया था, साथ ही साथ वृक्षों का भी निर्माण हो चुका था, यहाँ पर उत्पत्ति हो चुकी थी। अब हम लोग यहाँ पर जैविक घटना के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर जीवों में क्या क्या घटना हुई थी, तो शार्क मछली, आप सभी को पता है समुद्र की सबसे बड़ी मछली शार्क मछली होती है, इसका उद्भव हुआ तथा अन्य मछलियों की भी संख्या में वृद्धि हुई। तो मछली का जो उत्पत्ति हुआ इसी कल्प में हुआ था। ये जो आपका समय काल है, इसी समय काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कार्बोनिफरस कल्प, ठीक है, इसकी समय जो काल है वो आपका 350 से 270 मिलियन वर्ष के बीच में है। भौतिक घटना की अगर बात करें, इस युग में भ्रंशों में वृक्षों के दबने से गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, जिसमें कोयले के व्यापक निक्षेप मिलते हैं, इसलिए इसे कोयला युग भी कहा जाता है। यानी कोयला युग, ठीक है, यहाँ पर योग हो गया, यहाँ पर हो जाता युग। तो कहने का मतलब है आप इसको रिलेट कीजिए कोयला से। कोयला किस तरीके से बनता है ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो। किसी प्राकृतिक आपदा के कारण क्या है कि जो वृक्ष है, बड़े बड़े वृक्ष, वो जमीन के नीचे दब जाते हैं, और दबने के कारण कई लाखों वर्ष के बाद ये कोयले में बदल जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि इस युग में भ्रंशों में वृक्ष के दबने से, तो इस युग में क्या हुआ था, वृक्ष, बहुत सारे जो वृक्ष थे वो दब चुके थे, और गोंडवाना क्रम की चट्टानों का भी निर्माण हुआ था, और साथ ही साथ कोयले का भी निर्माण हुआ था। बहुत मात्रा में कोयले का निर्माण हुआ था, इसलिए इसे कोयला युग भी बोला जाता है। और इसमें जैविक घटना क्या क्या हुई थी, तो उभयचरों का विकास हुआ था। उभयचर किसे कहते हैं, जो पानी में भी रहती है, ठीक है, और साथ ही साथ जमीन में भी रहता है। रेंगने वाले जीव जल से स्थल में भी आए, और जंगलों का भी विस्तार हुआ, चारों तरफ झाड़ियाँ, वृक्ष, पेड़ पौधे बढ़ने लगे। आगे देखिए नेक्स्ट आपका पर्मियन कल्प। इसकी समय काल है 270 से 230 मिलियन वर्ष। इसकी भौतिक घटना के बारे में अगर बात करें, तो यहाँ पर इस हलचल के द्वारा, यहाँ पर कौन सा हलचल है, हर्सिनियन हलचल, ठीक है, इस हलचल के द्वारा क्या हुआ था, यहाँ पर थोड़ा सा नाम अजीब है, इसको याद ही मत कीजिए। अगर आप लोग रेगुलर पढ़ाई करते हो तो आपको पता होगा, लेकिन अगर जो यहाँ पर वीबीआई क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको इतना याद रखना है कि वृंशोष्ठ पर्वतों का निर्माण हुआ था, साथ ही साथ दामोदर श्रेणी के कोयले का भी विस्तार हुआ था भौतिक घटना में, इस हलचल के द्वारा। इस नाम को कम से कम याद रखिएगा। आगे जैविक घटना की अगर बात करें, स्थल भाग में विभिन्न प्रकार की सूक्ष्म जीवों, विशेषकर
कीड़ों का विकास एवं विस्तार हुआ था इस कल्प में, ठीक है, इस समय अवधि में, जैसे यहाँ पर लिखी हुई है ये वाले में। अब यहाँ पर नेक्स्ट महाकल्प में आते हैं मेसोजोइक। इस महाकल्प की समय अवधि 230 से 70 मिलियन वर्ष तक रही है और इसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 कल्पों में बांटा गया है। पहला आपका ट्रियासिक कल्प, दूसरा आपका जुरासिक कल्प, तीसरा आपका क्रिस्टेशियस कल्प। तो ये तीनों के बारे में डिफाइन करेंगे एक एक करके। देखिए पहला आपका ट्रियासिक कल्प, तो इसके अंतर्गत में पेंजिया क्या होता है, तो एक भूखंड का भाग है, जमीन का भाग है, ठीक है। तो जमीन का भाग विखंडन प्रारंभ हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, पेंजिया का विखंडन प्रारंभ हुआ। मतलब जैसे कि अभी आप लोग देखते हो एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ठीक है, अमेरिका महाद्वीप, तो ये सारे कहीं ना कहीं एक भूखंड का ही भाग था, लेकिन वो धीरे धीरे खंडित होते गए, टूटते गए। तो उनका टूटना इसी कल्प में हुआ था जो जुरासिक काल तक चला। इस काल में उड़ने वाली सरीसृपों, मतलब उड़ने वाले सांप भी यहाँ पर थे इस काल में, ठीक है, तथा स्तनधारी जीवों की भी उत्पत्ति हुई। स्तनधारी जीव कहने का मतलब है जो दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को। दूसरे नंबर पर देखिए जुरासिक कल्प, पेंजिया का विखंडन जारी रहा, यानी जो भूभाग था वो विखंडित होते रहा। इसके अलावा पुष्प वाली वनस्पतियों की भी उत्पत्ति हुई, फूल वाले जो वनस्पति थे जंगल में उसकी भी उत्पत्ति हुई, उड़ने वाले पक्षियों का भी विकास हुआ। इसके अलावा डायनासोरों का भी प्रभुत्व रहा, क्योंकि देखिए डायनासोर कहीं ना कहीं उड़ते भी थे और बहुत बड़े बड़े थे, तो उड़ने वाले पक्षियों का भी ये शिकार करते थे। साथ ही साथ उड़ने वाले जो सरीसृप थे जिसको सांप बोला जाता है, उनका भी ये शिकार करते थे। तो कहीं ना कहीं जैसे जानवर उसी तरीके से उनका खुराक वाले जानवर की उत्पत्ति हो रही थी अलग अलग कल्प में, अलग अलग काल में। आगे देखिए नेक्स्ट आपका क्रिस्टेशियस कल्प। इसमें क्या था, ज्वालामुखी के कारण दरारें पड़ जाती थी जिस कारण से पठारों का विकास हुआ। देखिए पहाड़ और पठार में क्या अंतर होता है, पहाड़ ऊंचा होता है जबकि उससे निचला जो पहाड़ होता है उसको पठार बोला जाता है, ठीक है। और अगर सबसे निचले भाग को अगर बोले तो वो मैदान होता है। तो ये पठार हो गया, ये पहाड़ हो गया। तो पठारों का भी विकास हुआ था ज्वालामुखी के दरारों से, एवं इसका विस्तार भी हुआ। जैसे भारत के दक्कन के पठार का निर्माण इसी काल में हुआ था। इसके अलावा रॉकी एवं एंडीज पर्वत की उत्पत्ति इसी काल में हुई थी। देखिए ये जो ज्योग्राफी है ना, इसको पढ़ाना भी टफ है और पढ़ना भी टफ है, इतना याद रखिएगा। बहुत मेहनत से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अब आते हैं नेक्स्ट महाकल्प में। टोटल हमको 5 पढ़ना है, आपको पता है ना, तो काउंट करते जाइएगा। नेक्स्ट आपका सेनोजोइक महाकल्प। इस महाकल्प की समय अवधि 70 मिलियन वर्ष से 10 लाख वर्ष पूर्व तक का माना जाता है। इस महाकल्प को 5 भागों में विभाजित किया है। पहला देखिए पेलियोसीन कल्प, दूसरा आपका ईसोसीन कल्प, तीसरा आपका ओलिगोसीन कल्प, चौथा आपका मायोसीन कल्प, पांचवा आपका प्लायोसीन कल्प। अब एक एक करके सभी के बारे में समझते हैं। देखिए पहला पेलियोसीन कल्प, तो इस काल में, इस कल्प में रॉकीज पर्वत का विस्तार हुआ। इस कल्प में अल्पाइन पर्वत का निर्माण हुआ। इस कल्प में मानव कपि का भी विकास हुआ। स्तनधारी जीवों का काल कहा जाता है इस कल्प को। इसके अलावा नेक्स्ट कल्प की अगर बात करें, इयोसीन कल्प है। इस कल्प में ट्रांस हिमालय पर्वत का भी निर्माण हुआ, यानी इस कल्प से हिमालय पर्वत का निर्माण स्टार्ट हुआ, आरंभ हुआ। हिंद अटलांटिक महासागर वर्तमान स्वरूप में आए। हाथी घोड़ा सुअरों का भी विकास हुआ। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, उसी तरीके से आपको लिखना है। इस काल में क्या हुआ कि हिमालय पर्वत का निर्माण होना शुरू हो गया। इसके बाद हिंद अटलांटिक महासागर वर्तमान स्वरूप में आए और हाथी घोड़ा सुअरों का भी विकास हुआ। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका ओलिगोसीन। बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई, यानी हिमालय की शुरुआत हो चुकी थी इससे पहले, लेकिन धीरे धीरे हिमालय जो पर्वत थी वह बड़ा आकार लेती गई। तो इस काल में साथ ही साथ इसके अलावा कुत्ता, बिल्ली, गाय, भालू तथा पूंछहीन यानी बिना पूंछ वाले बंदरों का भी विकास हुआ था इसी समय काल में। इसके अलावा देखिए मायोसीन की अगर बात करें तो मध्य हिमालय की उत्पत्ति इसमें हुई। साथ ही साथ बत्तख, सारस, हाथियों, पेंगुइन आदि का भी विकास हुआ। जिस तरीके से मैं यहाँ पर लिखा उसी तरीके से आपको लिखना है, नहीं कोई नंबर काटेंगे। आगे देखिए प्लायोसीन, इसमें आपको क्या लिखना होगा कि शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई। मानव की भी उत्पत्ति इसी काल में हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है, कौन से कल्प में, प्लायोसीन। और अगर महाकल्प अगर पूछा जाए तो कौन सा महाकल्प था, यहाँ पर देख लीजिए, यह आपका सेनोजोइक, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका नियोजोइक। इस महाकल्प की समय अवधि 10 लाख वर्ष से लेकर वर्तमान तक मानी जाती है, यानी अब तक मानी जाती है। इस महाकल्प को 2 कल्पों में बांटा गया है। पहला देखिए यहाँ पर क्या आपका प्लिस्टोसीन है, ठीक है। इसकी भौतिक घटना के अगर बारे में बात करें तो इस युग में पृथ्वी का तापमान इतना नीचे आ गया था कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका आदि के अधिकांश भूपटल हिम की मोटी चादर से ढक गए थे। यानी इस काल में इतना ज़्यादा टेम्परेचर नीचे चला गया था कि कई जगहों पर, अमेरिका, यूरोप जैसे जगहों पर क्या हुआ था, बर्फ की चादर, मोटी चादर ढक चुकी थी। इन्हें हिम युग की संज्ञा दी जाती है।
और इसलिए इसको हिमयुग का नाम भी दिया गया है। हिमयुग के प्रभाव से अमेरिका तथा यूरोप में अनेकों झीलों का भी निर्माण हुआ है हिमयुग के कारण। जैसे उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों का निर्माण इसी काल में ही हुआ था, यानी उत्तरी अमेरिका के जो 5 झील है, महान महान झील है, वह इसी काल में ही निर्माण हुआ था, इसी कल्प में ही। आगे देखिए, इनकी अगर जैविक घटना के बारे में अगर बात करें, मानव ने अपनी जन्मस्थली अफ्रीका से ही विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश किया, यानी मानव का जो जन्म स्थल है वो अफ्रीका है। अतः भारत में मानव का विस्तार इसी काल में ही हुआ था, यानी देखा जाए तो मेन जो जन्म स्थल है वो अफ्रीका है, और यहाँ से फिर कई जगहों पर वह जाना शुरू किए थे। आगे देखिए नेक्स्ट आपका होलिसीन कल्प। इस कल्प का समय अवधि जो है वो आपका 11,000 वर्ष पूर्व से अब तक माना जाता है। इसकी प्रमुख घटनाएं के अगर बारे में बात करें तो इस काल में तापमान लगभग बढ़ता जा रहा है, और आज भी आपको पता है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल तापमान बढ़ता ही जा रहा है। इसी तरीके से आने वाले टाइम में तापमान बढ़ता ही जाएगा। इसका मेन रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, जिससे जलवायु परिवर्तन जैसी घटना देखने को मिलती है। इसके बाद जैसे ही तापमान बढ़ता गया धीरे धीरे, तो जलवायु में भी परिवर्तन हुआ, और इसी काल में कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत हुई। मानव का पूर्ण विकास इसी काल में हुआ था। तो कम से कम एक बार में वीडियो में अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार क्या कीजिएगा, जिस तरीके से यहाँ पर टोटल 5 महाकल्प है, ठीक है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे याद करना है। 5 महाकल्पों को आपको लिखना है। एक पन्ने में आपको क्या करना है, यहाँ पर पहला महाकल्प को लिखिएगा, फिर उसका कितना टाइप है तो उस सारे टाइप को उसमें आपको लिखना होगा। फिर नीचे आप दूसरे महाकल्प को लिखिएगा, फिर उसके जितने भी टाइप है, उनके जितने भी प्रकार है उसको लिखिएगा। उसी तरीके से 5 महाकल्प को लिख लीजिएगा और उनके टाइप को लिखिएगा। फिर याद करने के लिए क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि 5 महाकल्पों का समय अवधि क्या है। समय अवधि अगर सिर्फ महाकल्प का भी अगर आप लिख देते हो और जो कल्प है, इसके जो टाइप है उसका नहीं लिखते हो, तो डरने की कोई भी बात नहीं। सिर्फ उसके बारे में आपको, उसमें क्या क्या घटना हुई थी, जैविक घटना, भौतिक घटना, बस उसी के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है।